डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एक मैंडेटरी एग्जाम देना पड़ता है NSM 5A। तो अपने इस जेड फंड शाला चैनल पर हम रेगुलरली NSM 5A यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसमें हम इस एग्जाम का पूरा करिकुलम कवर करेंगे, दैट इज ऑल द 12 चैप्टर्स ऑफ सिलेबस। बट जैसा आपने स्कूल या कॉलेज में भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब तक क्वेश्चन आंसर्स या मॉक टेस्ट ना कवर कर लिए जाएं तब तक सिलेबस अधूरा ही लगता है। इसलिए हम भी आपके लिए हर चैप्टर के बाद में एक क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे और इसके बाद में मॉक टेस्ट भी। ये सब आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में डेफिनेटली मदद करेगा। हमारा एम खाली आपको NSM क्लियर कराने का नहीं है, बल्कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज देकर एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनाने का है, ताकि आप भी इन्वेस्टमेंट्स को सही और आसान बनाने के परिवर्तन में जुड़ पाएं। यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ हम वो सभी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो आपको एज एन एडवाइजर और एजेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या फिर किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन वीडियोस को देखकर आप डेफिनेटली एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रो कर पाएंगे। लास्ट फ्राइडे हमने NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन सीरीज की शुरुआत की, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर यानी कि इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को कवर किया। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर दिए हुए आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिससे आपकी काफी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लें और उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दिया है। इससे हम और बढ़िया तरीके से अपने 140 करोड़ साथियों के लिए इन्वेस्टमेंट्स को सही और आसान बना पाएंगे। टू वॉच आवर एक्सपर्ट क्यूरेटेड वीडियोस फॉर एक्सपर्ट्स लाइक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। हम हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग होगी और साथ ही में एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ फैमिलियरिटी भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डज नॉट ऑफर इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस? और इन अदर वर्ड्स, इनमें से कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो कि आपको रेगुलर इनकम नहीं ऑफर करता है? दी ऑप्शंस आर रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स या डिबेंचर्स। सो बात करें अगर रियल एस्टेट की, तो आप जानते हैं कि इसमें हमें रेंटल इनकम मिल सकती है अगर अपनी प्रॉपर्टी को आप रेंट पर चढ़ा देते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो डिविडेंड मिल सकता है अगर आपकी कंपनी अनाउंस कर देती है तो। और डिबेंचर्स के केस में आपको एक फिक्स्ड कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट इनकम मिलती है ऑन प्री डिफाइंड इंटरवल्स, जैसे कि 6 महीने या साल भर में। सो बचता है फिजिकल गोल्ड, जो कि हमारा राइट आंसर है। जैसा कि हमने कमोडिटीज टॉपिक में डिस्कस किया था गोल्ड और सिल्वर के बारे में कि ये मेटल्स आपको रेगुलर इनकम नहीं ऑफर कर सकते हैं। इन कमोडिटीज में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन पर ही रिलाय करना पड़ता है। वो भी तभी मिलेगा जब इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड को सेल करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग्स द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन ऑल्सो बी परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पजेज अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी एसेट की कैटेगरी है जो कि खुद के लिए या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी बाय की जा सकती है इन्वेस्टमेंट्स के अलावा भी? दी ऑप्शंस आर रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन भी एसेट कैटेगरी से है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये आसान लग रहा होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट के अलावा भी सेल्फ कंजम्पशन या यूजेज के लिए भी परचेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रहने के लिए एज रेजिडेंशियल या कमर्शियल या वेयर हाउसिंग पर्पजेज के लिए भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी किसी भी करेंसी जैसे कि इंडियन रुपीज है, उसकी परचेजिंग पावर नीचे दिए गए हुए किस फैक्टर की वजह से चेंज हो सकती है? दी ऑप्शंस आर एसेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन। इसका सही आंसर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन यानी चीजों का दाम बढ़ जाना। तो जैसा कि हमने इन्फ्लेशन रेट सेक्शन में पढ़ा था कि महंगाई बढ़ जाने के साथ साथ आपके पैसे की परचेजिंग पावर भी कम होती रहती है। सोचिए अगर आप कोई चीज, मान लीजिए ब्रेड ही, पिछले साल तक 10 रुपए की खरीद रहे थे और इस साल उसका दाम बढ़कर 12 रुपए का हो गया,
यानी आपके 10 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि आप सेम अमाउंट ऑफ ब्रेड 10 रुपए से नहीं खरीद सकते हैं। सो द राइट आंसर इज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न? द ऑप्शंस आर रिटर्न्स दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, या रिटर्न्स दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर टैक्सेस, या रिटर्न्स दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क, या रिटर्न्स दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। हमारे पिछले वीडियो के इन्फ्लेशन वाले सेक्शन को फिर से याद करते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि रियल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10% रिटर्न बनाया और मान लीजिए कि उस टाइम इन्फ्लेशन रेट 5% का था, तो इन दैट केस योर रियल रिटर्न विल बी ओनली 5%, और जो एक्चुअल में रिटर्न नंबर बना यानी कि 10%, उसे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाएगा। सो द राइट आंसर इज डी। रियल रेट ऑफ रिटर्न इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स डैश। यानी जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं उनके प्राइसेस को क्या होता है? द ऑप्शंस आर इंक्रीजेस, फ्लक्चुएट या डिक्रीजेस। आपको याद होगा कि इसके बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड के प्राइसेस में इन्वर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब जो मूवमेंट इंटरेस्ट रेट में होगी अप या डाउन, उसकी अपोजिट मूवमेंट होगी आपके बॉन्ड्स के प्राइसेस में। यानी अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट? यानी इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है? द ऑप्शंस आर रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स या फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि सेविंग्स बैंक अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट जनरली एक टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये अकाउंट सेविंग्स के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं रिटर्न्स बनाने के लिए, और यहाँ बाकी सभी मेंशन्ड ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के हैं। सो द राइट आंसर इज डी, सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? द ऑप्शंस आर इलिक्विड, इनडिविजिबल, कैन जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन, कैन जनरेट करंट इनकम, और ऑल ऑफ द अबव। रियल एस्टेट की बात करें तो जैसे हमने हमारे चैप्टर टॉपिक में समझा था कि रियल एस्टेट में कैपिटल एप्रिसिएशन और करंट इनकम यानी कि रेगुलर इनकम दे पाने का पोटेंशियल होता है। ऑल्सो रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना आसान नहीं होता है। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स तो आप कभी भी बेच या खरीद सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस विद रियल एस्टेट। प्लस रियल एस्टेट इंडिविजिबल है। इंडिविजिबिलिटी का मतलब यानी प्रॉपर्टी को डिवाइड करके या फिर उसके पोर्शन को सेल करना काफी मुश्किल होता है। सो क्योंकि ये सारे ही ऑप्शंस रियल एस्टेट के एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ई, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमोडिटी? यानी इनमें से कौन सी चीज एक तरह की कॉमोडिटी नहीं है? द ऑप्शंस आर गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, टाटा स्टील शेयर्स। कॉमोडिटी, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, फिजिकल गुड्स को कहा जाता है। इसमें ऑयल, राइस और व्हीट जैसी चीजें आती हैं, और साथ ही मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और स्टील भी आते हैं। पर क्योंकि यहाँ फोर्थ ऑप्शन सिर्फ स्टील नहीं बल्कि टाटा स्टील के शेयर्स हैं, तो ये इक्विटी है ना कि कॉमोडिटी। स्टील वर्ड पढ़कर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है ना कि कॉमोडिटी की। सो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी टाटा स्टील शेयर्स। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी और कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क? द ऑप्शंस आर इन्फ्लेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उससे जुड़े कई सारे रिस्क होते हैं। आपको याद होगा हमने इन्वेस्टमेंट रिस्क सेक्शन में पढ़ा था इन्फ्लेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये सबसे कॉमन रिस्क होते हैं। सो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है ई, यानी ऑल ऑफ द अबव। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट? इसके ऑप्शंस हैं लार्ज कैप स्टॉक्स,
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन स्टॉक्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स। ये भी काफी इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए अगर आपने हमारा एनएसएम वाला फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा है। सो जैसा कि समझ में आ रहा है, डेट म्यूचुअल फंड्स इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज में करते हैं, ना कि इक्विटी में। ये तो था एनएसएम 5A के चैप्टर 1 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके इन क्वेश्चंस को लेकर या फिर चैप्टर 1 के किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल या क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी किया था कि आप अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड सेल करके कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।